हेलो बच्चों, लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को डार्विनवाद में जीवन संघर्ष तक बताया था। आज उसके आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। सॉरी, संतानों की उत्पत्ति की प्रचुर क्षमता यहाँ तक बताया था। आज जीवन संघर्ष से शुरू कर रहा हूँ। जीवन संघर्ष में सभी जीवों को जीवित रहने के लिए 3 प्रमुख चीजें चाहिए: स्थान, प्रकाश और भोजन न चाहिए। पृथ्वी पर यह सीमित स्थान था, भोजन की उपलब्धता के कारण यह संभव नहीं हो पाता। मतलब स्थान और क्या कहते हैं, भोजन सीमित है, ये बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर ये सीमित है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो सबको तो मिलेंगे नहीं। अब क्या होता है, इसलिए जन्म से ही उपरोक्त सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए जीवों को संघर्ष करना पड़ता है। इसे ही जीवन संघर्ष। अब जब बच्चे जन्म लिए तो मानव को तो छोड़ दीजिए, लेकिन अगर किसी और जीव जंतुओं में होता है तो भोजन, आवास और प्रकाश के लिए तो संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन प्रकाश तो मिल भी जाता है, तो भोजन और आवास दो के लिए संघर्ष चलता रहता है। और यह संघर्ष सभी जीवों को पर्याप्त मिल नहीं पाता, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जीवन संघर्ष। इस संघर्ष के कारण जीवों की संख्या जो गणतीय रूप से बढ़नी चाहिए, गणतीय रूप का सेंस यह है बच्चों कि जैसे एक चूहा कई बच्चों को जन्म देता है, एक कुतिया कई बच्चों को जन्म देती है, एक स्केरिस 2.5 करोड़ अंडे को देता है, एक खतनी 6 बच्चों को जन्म देती है। इसी तरह से अगर ये सब जीवित रह जाए पृथ्वी पर ना, तो जनसंख्या इतनी भयंकर बढ़ जाए, जनसंख्या इतनी भयंकर बढ़ जाए कि पॉपुलेशन इन्हीं लोगों का सबसे ज़्यादा हो जाए। लेकिन क्या होता, प्रकृति इनको बैलेंस करती रहती है। बहुत सारे लोग इस भोजन या इसी आवास के चक्कर में मारे जाते हैं, जो बच जाते हैं वही जीवित रहते हैं। तो जीवन संघर्ष भी 2 तरह का देखने को मिलता है, एक अंतराजाति, दूसरा अंतरजाति। अंतराजाति का जीवन संघर्ष समान जातियों के मध्य होता है, जबकि आंतरजातीय जीवन संघर्ष भिन्न भिन्न जातियों के मध्य होता है। अब विभिन्नताएं, वेरिएशन, विभिन्नताएं कैसी होती हैं? प्रत्येक जाति के जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इन विभिन्नताओं के कारण कुछ जीव वातावरण के लिए अनुकूलित होते हैं और कुछ जीव मतलब कुछ अनुकूलित कर लेते हैं, कुछ अनुकूलित नहीं कर पाते हैं। और ये विभिन्नताएं भी 2 तरह की होती हैं, एक लाभदायक, एक हानिकारक हो सकती हैं। लाभदायक विभिन्नताएं जो होती हैं वो जीवन संघर्ष में क्या करती हैं, सहायता देती हैं, आगे बढ़ाती हैं, सपोर्ट करती हैं। जबकि हानिकारक विभिन्नताएं जीवों को जीवन संघर्ष में नष्ट कर देती हैं या उन्हें खराब कर देती हैं अथवा उन्हें नष्ट कर देती है। ये विभिन्नताएं वंशागत होती हैं और विभिन्नता जो होती है वो क्या हो जाती है, वंशागत, पीढ़ी दर पीढ़ी एक पेरेंट से दूसरे बच्चों में जाती रहती है। और धीरे धीरे क्या होता है कि ये विभिन्नता पूरे मतलब उसका एक नया कुनबा बन जाता है, विभिन्नताओं का एक नया स्पेशल जात बन जाती है। योग्यतम की उत्तरजीविता, इसमें क्या कहता है कि प्रकृति में वही जीवित रह पाते हैं, संसार में वही जीवित रह पाते हैं, कि संसार में वही जीवित रह पाते हैं जो अपने को योग्य बना पाते हैं। योग्य कौन बना पाता है? जो हर तरह से अपने को अनुकूलित कर ले, वातावरण के अनुसार भी रह ले और उस पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े, अगर पड़े तो वो एडजस्ट कर लेता है, अपने को अनुकूलित कर लेता है। तो अगर ऐसा जो कर लेता है वह योग्यतम जीव कहलाता है, और जो योग्यतम जीव होता है वही जीवित रहता है। प्राकृतिक वर्ण, प्रकृति उस जीव का वर्ण करती है जीवन संघर्ष में जो अपने को हर तरह से योग्य बनाए रहता है, ठीक है, और वातावरण के अनुकूल भी रह लेता है और भोजन प्राप्त भी कर लेता है। अगर वह अपने आप को हर तरह से अनुकूल बना ले, भोजन भी प्राप्त कर ले, तो प्रकृति उसी का वर्ण करती है। अर्थात प्रकृति श्रेष्ठ व्यक्ति को अपने पास चुनती है, दुर्बल बेवकूफों को नहीं। वो फिर मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं। नई जात की उत्पत्ति, विभिन्नताएं जब पीढ़ी दर पीढ़ी चलने लगती है ना, विभिन्नताएं जब पीढ़ी दर पीढ़ी चलने लगती हैं तो वो अपने पूर्वजों से अलग होने लगता है, धीरे 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 एकदम अलग होने लगता है। और 10-20 पीढ़ियों के बाद एक नई कौम, एक नई जाति विकसित हो जाती है। वह नई जात जो विकसित होती है वह क्या कहलाती है, अलग एक जात बन जाती है। और किसके कारण बनती है? विभिन्नताओं के ही कारण बनती है। तो बच्चों, आज हमारा डार्विनवाद का यह थ्योरी खत्म होता है। अब अगले पीरियड में हम लोग डार्विनवाद की आलोचना के बारे में बात करेंगे और आपके बारे में इसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद बच्चों।